नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनके 24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, कल ही मैं बोल रहा था कि ये जो निफ्टी में जो आपको रिकवरी दिख रही है, ये केवल शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं। आज विस्तार से जान लेंगे कि कल एफआईआई डीआई की क्या खरीदी रही, और ये भी जानेंगे कि कल जो नाटो चीफ की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है, उसके क्या है मायने। डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल पर क्या टैरिफ की घोषणा की है, और मिडिल ईस्ट में शांति बनने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इसराइल ने फिर से हमला कर दिया है सीरिया के ऊपर, इसको भी विस्तार से समझेंगे, इसके क्या है मायने। अमेरिका में कल डाउजोन नैस्डैक क्यों गिर के बंद हुआ, क्या कारण रहा, उसको विस्तार से समझेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर घोषणा की, उसको क्या हुआ और हमारी ट्रेड डील कहाँ तक पहुँची है, उसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कल के एफआईआई डीआईआई के आंकड़े से। जो कर के विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने 125 करोड़ रुपए की खरीदारी की, और जो डीआईआई है उन्होंने 1555 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो लगभग खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। एफआईआई का जो आंकड़ा है वो तो ये बता रहा है। कल मैं बोल रहा था कि ये जो रिकवरी है ये केवल शॉर्ट कवरिंग है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाजार ओवरसोल्ड जोन में था, इसलिए बाजार में रिकवरी देखने के लिए मिली। जो लोग समझते नहीं है उन्होंने लगा कि यार अब तो बाजार कूद जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार 25,050 से लेकर 25,350 के बीच में ही झूल रहा है। अब आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। आज सोने का जो भाव है वो 97,200 है। चांदी का जो भाव है 1,11,400 पे। जो रुपया है, रुपया हमारा कमज़ोर हो गया है। रुपया हमारा 86 रुपये पे आ गया है, 85 रुपये 98 पैसे पे। वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको हम विक्स बोलते हैं, विक्स 11.40 पे बना हुआ है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। गिरावट ज़रूर है पर लेकिन सस्टेनेबल है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी में जो डॉलर का भाव है वो 98 रुपये पे आ गया है, जो कि 97 पे चल रहा था। अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो मतलब 4 महीने का उछले स्तर पर पहुंच गई है, और जो क्रूड ऑयल का भाव है, क्रूड ऑयल का भाव $68 प्रति बैरल पे चल रहा है। आज जो निफ्टी में गिरावट रही, उसके पीछे की मुख्य क्या वजह रही। सबसे पहला कि कल जो एफआईआई लगातार पिछले 3-4 दिनों से ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। दूसरा, जो कल डाउजोन का गिरना हुआ, डाउजोन के गिरने के कारण भी हमारी जो निफ्टी में आज मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला, ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गया। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। एफआईआई का कोई ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। और जो फार्मा सेक्टर पर टैक्स लगाने की बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि मैं 1 अगस्त से सभी देशों के, मतलब उसमें भारत भी इंक्लूड है, फार्मा के सेक्टरों पर टैरिफ लगा दूंगा। इसलिए आज जो बाजार में निफ्टी गिर के बंद हुआ, उसके पीछे की मुख्य वजह ये रही। अमेरिका का डाउजोन क्यों गिरा, अब ये भी वजह जान लेते हैं। अमेरिका का जो डाउजोन गिरा वो गिरा अमेरिका में महंगाई के कारण। अमेरिका की जो महंगाई है वो अब लगभग 3.25% हो गई है, जो 2% के आसपास थी। वहाँ महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने से वहाँ की ग्रोथ घट गई। उसी के कारण वहाँ पर नैस्डैक में आपको भारी भरकम 400 पॉइंटों की गिरावट देखने के लिए मिली। उसके जो मुख्य कारण थी वो ये थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुंह खोले कुछ तो बुरा बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मुंह खोला है, फिर से भारत के फार्मास्यूटिकल का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कह दिया गया है कि मैं 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी जेनरिक दवाइयों के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। वो छोटा सा टैरिफ लगाऊंगा, पर 1 साल का इन कंपनियों को टाइम दूंगा कि ये कंपनी अगर 1 साल के अंदर अंदर भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या तो अमेरिका में ले आओ, या फिर भारत साथ में कुछ अच्छे मुद्दों पर डील हो जाए। नहीं होती है तो फिर मैं 1 साल बाद इनके ऊपर बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है, लेकिन कुछ घोषणा मैं भी कर देता हूँ। घोषणा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो केवल हवा में नंगी तलवार घुमा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा, इस वाले स्टाइल में वो आ गए हैं। और तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में आके वो इस पर दवा टैक्स, इस पर टैक्स, लेकिन वो अपने यहाँ मेडिसिन पर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। लगाएंगे तो बहुत छोटा सा लगाएंगे। जैसे कि वो बयानों में कह देते हैं कि मैं 200% का टैरिफ लगा दूंगा, मैं तो 500% का टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन ज़रूरत जो दवाई है वो एक आदमी की नेसेसरी है, ज़रूरत है। दवाई पर ज़रूरत से ज़्यादा टैरिफ अगर आप लगाओगे तो वहाँ की जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में तुम इसे भी फाड़ दो, उसे चीर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं तो इस पर टैरिफ लगा दूँगा, फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगा दूँगा। हाँ, हो सकता है 10 से 20% के आसपास जो नॉर्मल टैरिफ है वो टैरिफ ज़रूर लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जिस तरह से वो घोषणाएँ कर देते हैं कि मैं
100% का टैरिफ लगा दूंगा, वो नहीं लगा पाएंगे। कारण कि जो अमेरिका में बनने वाली दवाई है, उन दवाइयों की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो भारत उनको दवाई भेजता है जेनरिक दवाइयाँ, उनकी जो कॉस्ट है वो कम है। और जो दवाइयाँ हैं वो आदमी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कार खरीद रहे हो कि अब नहीं खरीदते, अपन 15 दिन बाद खरीद लेंगे। अगर आपकी डायबिटीज़ की दवाई चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है, अगर आपकी कैंसर की दवाई चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है, अगर आपकी कोई भी किसी भी डायलिसिस से रिलेटेड दवाई चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे हाँ, ऐसा कर सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया पे इन्होंने 32% का टैरिफ लेते थे। इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कुछ डेयरी प्रोडक्टों को छूट दे दी, तो हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने 32% से घटा करके इंडोनेशिया के टैक्स को 19% कर दिया। ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं फार्मास्यूटिकल के ऊपर सब टैरिफ लगा दूंगा और फार्मास्यूटिकल जितनी भी भारत से आती है सब पे 200% का टैरिफ लगा दूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। फार्मास्यूटिकल के जितने भी स्टॉक हैं, अगर वे नीचे आ रहे हैं, अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हैं, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की प्राइसिंग पावर होती है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। वो बायोकॉन को एक एफडीए से अमेरिका की मंजूरी मिल गई है, वो डायबिटीज़ में काम आती है दवाई, और उस दवाई का जो अमेरिका में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। तो बायोकॉन में आज आपको मूवमेंट देखने के लिए इसलिए मिला, तो घबराने की बात है नहीं। आप सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देंगे तो क्या होगा, फार्मास्यूटिकल के कुछ नहीं होने वाला, वो केवल हवा में नंगी तलवार घुमा रहे हैं और तुम्हारा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को बयानों में रहने की आदत है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, क्या चर्चा है नाटो चीफ के द्वारा दी जाने वाली धमकी। नाटो चीफ ने भारत को धमकी भरे लिहाजे में कहा है कि भारत, ब्राज़ील और चाइना अगर ये रसिया से व्यापार करते हैं, रसिया के साथ में ट्रेड करते हैं, तो इनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया जाएगा। जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने भी डिज़ाइन कर रखा है 100% टैरिफ का और सेकेंडरी सैंक्शन का, और नाटो देशों ने भी कर दिया। नाटो देश मतलब जो 31 देश अलग से हैं, उनके साथ अगर भारत व्यापार करेगा तो उस सेकेंडरी सैंक्शन का भागीदार रहेगा। उनका कहना यह है कि आप रूस को समर्थन कर रहे हो, आप रूस को मतलब तेल खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, उससे रूस की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। रूस को जो आर्थिक नुकसान मतलब पश्चिमी देशों से हो रहा था, जब वो गैस बेच रहा था, उतना नुकसान भारत और चाइना और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो इससे क्रूड ऑयल वगैरह खरीद के वो पूर्ति कर ले। और भारत मतलब रूस एक ऐसा पहला देश बना है जो कि युद्ध के दौरान भी सबसे मजबूत जीडीपी के साथ खड़ा हुआ है। तो नाटो देशों ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूस के साथ में व्यापार करना बंद नहीं किया तो भारत के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। इसी का एक बार पूछा गया था, तुम्हारा जो हमारे एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनसे पूछा गया था कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो। तो एस जयशंकर की तरफ से कहा गया था कि हम जो आपका तेल खरीद रहे हैं ना, हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, वो हम एक दुनिया के ऊपर परोपकार कर रहे हैं, ये आप भूलो मत। क्योंकि अगर हम रूस से जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीदेंगे ना, तो हम मिडिल ईस्ट से खरीदेंगे, मतलब तुम्हारा इराक, ईरान और सऊदी, यूएई से खरीदेंगे, तो जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बाधित हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहीं बहुत कम हो जाएगा। उसका जो क्रूड ऑयल का भाव है ना वो $140 प्रति बैरल पहुंच जाएगा, और जो महंगाई होगी वो पूरे ऑल ओवर विश्व पर होगी, ना कि अकेली भारत पर होगी। तो इसलिए हम अगर रूस से कोई तेल खरीद रहे हैं तो परोपकार कर रहे हैं। और इस तरफ जो नाटो चीफ हैं वो भारत को धमकी भरे लिहाजे में बोल रहे हैं कि आप बंद करो रूस के साथ व्यापार करना, और या फिर हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब भारत को कोई ना कोई धड़ा चुनना पड़ेगा, या तो भारत नाटो के जो और अमेरिका के जो सैंक्शन है उनका सामना करता हुआ रूस से कंटिन्यू तेल लेना चालू रखे, और या फिर रूस से तेल लेना बंद कर दे, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों से तेल ले। लेकिन जब अपनी देश की अर्थव्यवस्था पे बात आती है तो कोई भी देश हो, चाहे ना भारत हो चाहे कोई देश हो, वो ऐसे कड़े डिसीजन ले सकता है। हो सकता है भारत रूस से तेल लेना जारी रखे, कारण कि हमें एक तो कम दर पे मिलता है, जो दूसरा हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी अधिक मिलती है, और तीसरा चाइना के ऊपर वो हाथ रख के रखता है। रूस बोले नहीं नहीं भाई अपना कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, गड़बड़ नहीं। क्योंकि जैसा आपने देखा भारत जब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था तो उस दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो भारत ने रूस को बोला देख लेना यार ये क्या कह रहा। तो फिर रसिया ने चीन को बोला था, बोले थोड़ा हिसाब से रहना ज़रा। तो इसलिए हो सकता है धड़ा चुनना पड़ जाए भारत को, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता सा नज़र आ रहा है। नई चर्चा कर लेते हैं फिर, क्या आज रिजल्ट सेशन। रिजल्ट क्या, HDFC ICICI प्रूडेंट का रिजल्ट आया, और रिजल्ट काफ़ी मिला जुला रहा। HDB फाइनेंस के भी रिजल्ट आए, जैसे HDB फाइनेंस अभी लॉन्च हुई है और उसके बहुत तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं आए, तो इसलिए मतलब HDB फाइनेंस में आपको जो मिला जुला कारोबार है वो देखने के लिए मिला। और HDFC बैंक
और ICICI प्रूडेंट। इन जो ICICI प्रूडेंट में आपको दिख जरूर रहा अच्छा, लेकिन वो एक्चुअल में ख़राब है। और जो HDFC है, HDFC में आज इसलिए मूवमेंट रहा कि एक तो जल्द ही HDFC बोनस शेयर जारी कर सकता है, और दूसरा क्या है, HDFC की तरफ से मतलब अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की गई है कि हम अंतरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देंगे। और HDFC लाइफ है, उसने जो H2 मतलब H1 बोला जाता है पहली छमाही को, और H2 बोला जाता है और जो दूसरी छमाही है। HDFC लाइफ की तरफ से कहा गया है कि जो H2 है मतलब जो दूसरी छमाही है, उसमें हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस तरफ जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका और जो GST कलेक्शन कमेटी है, उनकी तरफ से तनातनी कसी है। वो ये चाह रहे हैं कि भाई GST की जो दरें हैं उनमें फिर से एक बार रीचेकिंग कर ली जाए, कारण कि जो 5 साल में दी जाने वाली सब्सिडी थी उसका समय टर्नओवर पूरा हो चुका है, और अब GST में फिर से बदलाव की गुंजाइशें नज़र आ रही हैं। इस बार हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से दिए जाने वाला GST या तो 10 से 12% के दायरे में आ जाएगा, या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसी अंदेशा ही ज़्यादा है कि शायद ख़त्म कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे 2 स्लैब कर दें, क्योंकि पहले 18 और 24, 28 3 स्लैब में बांटा गया था। अभी उसको हो सकता है कि 5% या 7% के आसपास रखा जाए, क्योंकि अगर आपका सपोज करो 20,000 की प्रीमियम बनती है, तो आपका 18 दूनी 3600 रुपये का तो GST बन जाता है। क्योंकि मैं पर्टिकुलर भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस में देता हूँ, टर्म इंश्योरेंस पे देता हूँ। अगर मेरा 30,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम बनी है ना, तो 30,000 रुपये 18% का GST है, तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 शायद, हाँ 5400 रुपये अकेला सरकार को दिया मैंने। किस लिए दिया कि यार इन केस अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को एक सरप्लस अमाउंट मिलता रहे। तो इस बार हो सकता है GST के कुछ दरों में बदलाव किया जा सके, और ये कॉमन है, मिलना भी चाहिए। देखो जायज़ बात है, अगर रियल में देखा जाए तो ये लीगल है और मिलना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। क्योंकि यार कोई व्यक्ति अगर अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसके लिए आप उससे किस बात का GST ले रहे हो? टैक्स वो दे रहा है आपको, जो टैक्स देने के बाद, आपका TDS देने के बाद जो उसके पास पैसा बचा, उससे वो अपना फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रहा है। उस पर आपने 18% का GST ठोक दिया, जो कि गलत है। ये वास्तविकता में होना चाहिए, देखो अलग, ये तो मैं मानता हूँ। निफ्टी में आप देखो, अगर आप लंबे समय के निवेशक हो और आप शॉर्ट टाइम में ट्रेड कर रहे हो, तो अभी मार्केट स्विंग ट्रेड की है, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे कुछ भी ना करें। मार्केट में बहुत उथल पुथल चल रही है, जो जियो पॉलिटिक्स है वो कुछ भी हो सकती है। इजराइल मानने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने फिर से तुम्हारा सीरिया के ऊपर हमला कर दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने कसम खा के रखी है कि तेरा भाई रुकेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। अब आपके मन में ये शंका आई होगी, इजराइल ने ईरान पे मतलब सीरिया के ऊपर हमला कर दिया, सीरिया के सरकारी ठिकानों पर हमला किया, तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है, देखो एक तरफ ईरान के साथ में युद्ध, एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ में लेबनान में युद्ध चलता रहता है उसका, दूसरी तरफ तुम्हारा अभी जो हमास के साथ में कन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ था, उस पर भी कोई जो सहमति नहीं बनी है। बोल रहे थे कि सहमति बन जाएगी, युद्ध विराम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ उनकी सेना फंसी पड़ी है। दूसरी तरफ उनके जो यमन ये हूती समुदाय है, उनके साथ में इजराइल भिड़ा है। इस तरफ अभी इजराइल और ईरान का मामला शांत हुआ, मतलब ईरान को ज़रा ठंडे बस्ते में डाला, तो उनने फिर से झगड़ा चालू कर दिया। अब उसने जो सीरिया के सरकारी ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, और आए दिन वो जो हूती समुदाय है, हूती मतलब यमन देश के अंदर हूती समुदाय है, उनके ऊपर आए दिन हमला करता रहता है। तो मेरे को लगा कि इजराइल के अंदर एक वो जैसे बच्चों के अंदर एक ऐसा बच्चा रहता है ना, जो आलपत करता रहता है, उसको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। वो यही नहीं करेगा तो इसे मार देगा, इसे मार देगा, पीठ फेंक देगा, और कुछ नहीं करेगा तो वो मैंने गिलास तोड़ देगा, कांच का गिलास फेंक देगा। वो इसराइल की आदत बन गई है। मतलब इसराइल ने कसम खा ली है कि तेरा भाई रुकेगा नहीं। कभी हमास से मामला, अभी हालांकि इनकी जो कतर के दोहा में एक बैठक चल रही थी ईरान और इजराइल की, वो मीटिंग अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, वो बेनतीजा रही है। दूसरी हमास और इजराइल की जो मीटिंग चल रही थी, वो भी अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, वो भी बेनतीजा है। तो इधर इजराइल और हमास वाला कन्फ्लिक्ट है, उधर ईरान का केवल सीज फायर हुआ है। मतलब अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला रुक जा भाई, अभी शांति रख, अभी झगड़ा न करे। इधर हिजबुल्लाह को आए दिन, क्योंकि ये क्या है, देखो हिजबुल्लाह, ईरान और हूती समुदाय, और तुम्हारा जो
तुम्हारा हमास है, इन सबको जो अंडर कंट्रोल मतलब सपोर्ट देता है, ऐसा इजराइल मानता है कि कौन देता है, ईरान देता है। तो इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला करा था। अब ईरान को उधर सीज फायर करा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बोले झगड़ा नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ झगड़ा नहीं करना, कोई बात नहीं। जब पुरानी मिसाइलें थी वो खर्च हो गई ना, बोला हाँ हो गई, हाँ ठीक है दूसरी ले आओ। इधर अमेरिका की कंपनियों को बोल दी बोले और मिसाइल बनाओ, बोले कैसे बनाए, दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं, वो जो नाटो के पास में पुरानी मिसाइलें पड़ी है वे मैंने बोल दिया है कि उठा कर उन्हें दे देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन रूस पर मार देगा और फिर तुम दूसरी बनाओ, नाटो के देश तुम्हारे से खरीदेंगे, और वो जो जितनी पुरानी मिसाइलें जलेंगी ना उनका जो पैसा देगा ना वो नाटो देश देगा। मतलब पूरी दुनिया में अजब ही गजब खेल चल रहा है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को करीब से देखोगे तो आप ये पाओगे कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने कर क्या दिया है। पहले बोला कि आप ना यूक्रेन को मिसाइलें दो लंबी दूरी की, और पुरानी दो जो रखी हैं, और तुम्हारे यहाँ हथियार कम हो जाएंगे तो तुम एक काम करो अमेरिका से खरीदो। अमेरिका की कंपनियों को ऑर्डर मिल गए। इधर इसराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, तो इधर भी जलवा दी। वो तो अलग ही उथल पुथल दुनिया चल रहा है, कब क्या हो जाएगा। इधर वो अलग नहीं मान रहा है, उनने भारत को चेतावनी दे दी है, वो अलग नहीं मान रहा है डोनाल्ड ट्रंप। क्या क्या बताएं क्या नहीं किया जाए। मार्केट से अच्छा तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखोगे तो समझोगे कि जियो पॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का दोस्त है और ना कोई किसी का दुश्मन है। परमानेंटली सब देशों के अपने अपने हित हैं, किसी देश के कितने हित हैं, किसी देश के कितने हित हैं। आज टेक महिंद्रा और एंजल वन के रिजल्ट आने वाले हैं। उन रिजल्ट पे थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट नज़र आएगा कि किस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं। उन्हीं के चलते रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट दिखेगी। भारत पे अभी डील का कोई बात चल ही रही थी कि इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बात चल रही है तो फिर काहे के लिए ऐसा हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। तो ये ज़रूरी भी है। देखो क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कारनामे करे हैं ना उन्हीं का रिजल्ट आ रहा है। आज अमेरिका में जो महंगाई बढ़ के आई है ना, और उसके बाद में भी जो अमेरिका के जयराम पवेल है ना, उनकी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त करने की घोषणा कर दे रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जयराम पवेल से बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, रेट कट कर दो। जयराम पवेल कह रहे हैं मैं रेट कट कैसे कर दूँ भाई, महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ है नहीं, GDP घट रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब कैसे कर दूँ मैं। नहीं तुम तो कर दो। अमेरिका के पुराने जो किए हुए कर्म है वे सामने आ रहे हैं, इसीलिए अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ घट रही है, इसीलिए वहाँ पे आपने देखा नैस्डैक गिरा। और कारण ये भी, अब वो बोल रहे जयराम पवेल से कि तुम रेट कट कर दो। जयराम पवेल बोल रहे मैं रेट कट नहीं करूँगा, इतिहास में सबसे बुरे लीडर के रूप में मेरी गिनती की जाएगी। अब PVR आयोनिक्स क्यों गिरा, इनोक्स क्यों गिरा? कारण कर्नाटक सरकार की तरफ से आया। कर्नाटक सरकार की तरफ से एक ऐसी प्राइस कैपिंग की बात की गई है कि ये जो PVR और आइनॉक्स है ना, आइनॉक्स ये इनका क्या है, एक तरह से हॉल जिसको हम सिनेमा हॉल बोलते हैं, उनमें इनका टिकटिंग का कारोबार है। तो इनको स्पष्ट चुनौती दी गई है कि भाई साहब आप ना एक काम करोगे कि 200 रुपये हायर प्राइस रखोगे, इसीलिए आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते। तो इनकी जो मेजर बिजनेस है ना, क्योंकि बेंगलोर कर्नाटक में है, बड़ी मतलब जो सिटियाँ हैं वो मतलब बेंगलोर से कर्नाटक राज्य में आती है, और कर्नाटक में इनको अगर प्राइस कैपिंग कर दी जाती है कि आप 200 रुपये से ज़्यादा का टिकट नहीं रख सकते हो किसी भी मूवी का, तो फिर इनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्योंकि उस तरह लेवल पे अपनी कॉस्ट को कैसे एवरेज कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके कई कारण हो जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि यार, बहुत सी बार होता क्या है कि जो नेता है या कोई बड़ा पैसे वाला है वो बोलते हैं यार मैं तो अलग लूँगा, मेरे लिए अलग से केबिन बनाओ सब सिस्टम, तो वो अलग रखते हैं। बोले एक काम करो, इनका 2000 का टिकट है, इन्हें बढ़िया एक चेयर दी जाएगी, बढ़िया गिलास विलास बढ़िया सिस्टम रहेगा। तो अब इनका अगर कर्नाटक सरकार की तरफ से प्राइस फिक्स कर दिया गया PVR और आइनॉक्स के लिए कि आप 200 रुपये से ज़्यादा का टिकट नहीं ले पाओगे, तो ये किस तरह से अपना कॉस्ट को मैनेज करेंगे। क्योंकि जिस कंपनी मान लो या आप किसी व्यक्ति को मान लो, वो व्यक्ति घर चलाने का भी सेम नियम है कि अगर उसको घर चलाने में दिक्कत आ रही है तो कॉस्ट कटिंग करता है। सेम कंपनियां करती हैं, कंपनियों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कॉस्ट कटिंग करती है, और कॉस्ट कटिंग के नाम पे वो थोड़ा बहुत 19-20 करती रहती है। अब लूलू लेमन मैं किसी आदमी का नाम नहीं बता रहा। लूलू लेमन एक कंपनी है जिसके आपको कनाडा में स्टोर देखने के लिए मिलेंगे, आपको दुबई में स्टोर देखने के लिए मिलेंगे। और लूलू लेमन ने ट्रेंड के साथ में एक समझौता कर लिया है। हो सकता है भारत में भी लूलू लेमन एक अपना शोरूम टाइप से खोल सकती है। लूलू लेमन एक तरह से जैसे ट्रेंड का कंपनी है, इसी तरह से है, मतलब उसके कनाडा और दुबई वगैरह बड़े बड़े देशों में कारोबार हैं। हो सकता है भारत में भी वो अपना एक अलग से यूनिट डाल ले।
समस्या बहुत उलझी नज़र आ रही है जियो पॉलिटिक्स में। अभी ना इतना घबराने वाली बात नहीं है। बायोकॉन में थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है कि बायोकॉन की जो एक दवाई है उसको मैंने वहाँ से मंजूरी मिल गई है। कहाँ से? यूएस की FDA से। यूएस का 16,000-17,000 के करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। आज जो सबसे ज़्यादा बाज़ार जिस चीज़ को प्राइस कैप करेगा वो ये देखेगा कि ब्राज़ील, चाइना और रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है नाटो की चेतावनी के। नाटो ने जो चेतावनी दी है तीनों देशों को दी है, इसको किस तरह से लेता है। जैसे बात करें अगर कल डोनाल्ड ट्रंप के 50 दिन के दिए जाने वाले अल्टीमेटम को, तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया रूस को कि आप या तो युद्ध विराम कर दो, नहीं तो फिर हम अपने स्तर से देख लेंगे। तो रूस ने उसे हल्के में ले लिया है और इधर उनने बोला, उधर उसने ड्रोन और मिसाइलों के साथ में भयंकर तरीके से हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को तो हल्के में ही नहीं ले रहे, मतलब समझ ही नहीं रहा कोई कुछ। डोनाल्ड ट्रंप जब एक समय में बोलते थे कि बाइडन पर सरकार चलानी नहीं आती, जो बाइडन की सरकार है मैं होता तो मैं तो 20 दिन में मात्र युद्ध रुकवा देता, ख़त्म कर देता, कुछ युद्ध नहीं, सब खत्म। और अब हो क्या रहा है? अब तो उल्टा नज़र आ रहा है। अब तो कहीं कुछ नहीं, सब सरेंडर है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, जिस दिन वो बोलता है कि मैं अल्टीमेटम दे दूंगा उसी दिन वो उस पर और ज़्यादा मिसाइल पर हमला कर देता है। अब तो हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी बोल देना चाहिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तू कुछ मत बोल, क्योंकि जिस दिन तू बोलता है उसी दिन वो तगड़ा हमला करता है, इसलिए तू कुछ ही मत बोल। नहीं बोलता तो वो नॉर्मल ठुक में रहता है और तू बोल देता है कि मैं देख लूँगा तुझे। तो जिस दिन तू ये बोलता है ना मैं देख लूँगा रूस को, रूस उसी दिन और तगड़ा हमला करता है। मतलब बड़ा हमला रूस उसी दिन करता है जिस दिन अमेरिका बोलता है कि मैं तुझे देख लूँगा। यूक्रेन की स्थिति अब नज़र नहीं आ रही कि इस तरफ से भी ढोल बज रहा है, इस तरफ से भी ढोल बज रहा। यूक्रेन तो बीच में ढबड़ धबड़ वाला काम रह गया है। इस तरफ अमेरिका ने उसके जो रियल टफ मटेरियल है उनमें 50% का हिस्सा जमा लिया है। इस तरफ यूक्रेन मान नहीं रहा है, वो रूस मान नहीं रहा है। रूस बोल रहा है मैं रुकूंगा नहीं, मैंने जो अपना टारगेट बना रखा है उतना मैं हिस्सा लेके मानूंगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि यूक्रेन करे तो करे क्या। देखो अगर बात देखी जाए तो रूस अपनी जगह सही है। थोड़ा सा रूस का जिस तरह से वो हमले कर रहा है, जो आम जनता को, सिविलियंस की मौत हो रही है, वो थोड़ी ज़रूर गलत है, पर रूस अपनी जगह सही है। कारण ये है कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, 1990 से पहले ही यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन करके इसको 15 देशों में डिवाइड कर दिया गया। तुम्हारा लेथोनिया, लीबिया, सीरिया है ना, ये जितने भी बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, ये इसी का हिस्सा है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप का क्या परिभाषा है? वो ये चाहते हैं कि नाटो के देश रूस के बिल्कुल कोने तक बैठे हैं, केवल जो यूक्रेन है, यूक्रेन बीच में। रूस का कहना ये है कि भाई तू नाटो में शामिल मत हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू नाटो में शामिल मत हो। अगर तू नाटो में शामिल हो जाता तो जो नाटो की सेना है वो डायरेक्ट मेरे बॉर्डर तक आ जाएगी। तो बोले नहीं मैं तो शामिल होऊंगा। तो इसीलिए उसके साथ में युद्ध हो रहा। भाई अमेरिका क्या दो तरफा बात करता है। अमेरिका इसलिए ट्रस्टेबल पार्टनर लोगों का नहीं है। जब एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के चीफ को बुला के बोलता है कि हम मोदी से बात कराएंगे तुम्हारी, ये मतलब अमेरिका का पाकिस्तान को सपोर्ट करना अच्छा लग रहा है, जबकि खुल के सपोर्ट कर रहा है वो। और भारत अगर उससे अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए सस्ते में क्रूड ऑयल ले रहा है तो वो गलत है। मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर अमेरिका करे तो रासलीला और भारत करे तो करेक्टर लीला। ये एक कहाँ से दादागिरी है। ये किम जोंग उन जैसे से मानते हैं। किम जोंग उन तो वो समझ लो परमाणु बम निकाले ही बैठा है। मारू 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 बताओ, मारू परमाणु बम मार। और वो अमेरिका में मारने की थोड़ी बात करता है, वो बात करता है तुम्हारा दक्षिण कोरिया और जापान, वो इन दो को मारने की बात करता है। इन दोनों को बचाने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? अमेरिका ने। अमेरिका क्या बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला किया था ना परमाणु बम से अमेरिका ने, तो उस दौरान सरेंडर करा ली थी अमेरिका सरकार ने कि अब एक काम करो, अपनी सेना सरेंडर कर दो, तुम्हारी जो सुरक्षा है ना उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया के अंदर भी दो धड़े बटे थे, एक यूएसएसआर की तरफ जा रहा था और एक जो है अमेरिका की तरफ था। तो इन्होंने डिप्लोमेटिक के रास्ते जो उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया ना, कोरिया प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक अलग हो गया था उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला, और एक साउथ कोरिया चला गया था। तो जो साउथ कोरिया था वो अमेरिका वाली पार्टी में चला गया था, और जो नॉर्थ कोरिया वो तो किम जोंग उन है, उसे तो दुनिया जानती है। अब वही कॉन्फ्लिक्ट फिर नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स है ना, ये आपको मान के चलनी पड़ेगी। ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त है और ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन है। यहाँ पे सब अपने अपने हितों की ओर बैठे हैं।
जो जेफरीज है, अगर ब्रोकरों की बात करें, जेफरीज है, सिटी मैक्वारी है, नमूरा है और गोल्डमैन सैक्स है, इन सभी ने भारत को लेकर अच्छी रेटिंग प्रदान की है। आगे देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जियो पॉलिटिक्स में घट रहा है वो कुछ भी ठीक नहीं घट रहा है। इसलिए कोशिश होकर चलें, सावधानी से चलें, अपने फाइनेंशियली सलाहकार से बात करके ही करें। जो वित्तीय सलाहकार है उससे पूछें, जो वो बोले तो खरीदें, नहीं बोले तो नहीं खरीदें। अच्छे फंडामेंटली बिजनेस मॉडल उठा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।